अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है वज़ीर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्लो एंड स्टडी इनकम। इस चैनल में मैं अपनी ऑडियंस को फाइनेंस से, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड ऐसे आइडियाज़ देता हूँ जिसको इस्तेमाल करके अपने फाइनेंशियल और बिज़नेस और लाइफ गोल्स पूरे कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हालाँकि आप अगर मेरे चैनल पे पहले से वीडियोज़ देखते आ रहे हैं, तो यूजुअली वो एक आध टॉपिक को लेके और उसके ऊपर वीडियो होती है एक शॉर्ट सी। तो आज मैंने सोचा कि क्योंकि पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा एरिया है कि जो आप अगर एक-एक अलग-अलग टॉपिक्स सुन के एक ओवरऑल पिक्चर नहीं ले सकते। तो ये मैंने ज़रूरी समझा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें एक टोटल ओवरव्यू दिया जाए एक फाइनेंशियल प्लान का कि उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह आप वो स्टार्ट कर सकते हो अपना पर्सनल सेविंग और इन्वेस्टमेंट का की जर्नी, और आपको क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी ताकि आप एक अच्छा स्टार्ट ले सको अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग का। और क्योंकि स्टार्ट अच्छा होगा तो इंशाल्लाह ताला आप बड़े अच्छे रिज़ल्ट दिखेंगे। एक शॉर्ट टर्म में तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जब कोई एक चीज़ कंपाउंड होने में अगर 15-20 साल लगेंगे तो हो सकता है आपको 10 साल में एक अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएँ कंपाउंडिंग के। तो इसी सिलसिले में ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग जिनसे मैं मिलता हूँ, स्पेशली नॉन फाइनेंस और अकाउंट्स का अगर किसी का बैकग्राउंड होता है, तो क्योंकि ऑब्वियसली नॉलेज तो आपको नहीं होती, तो कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, और फिर उसके बाद क्या स्टार्ट कर लिया तो किस तरीके से अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स को लेके चलें ताकि मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं कि पर्सनल फाइनेंस ये है क्या। बेसिकली पर्सनल फाइनेंस जो प्रोसेस है वो ये है कि आप अपनी इनकम को किस तरह सेव करते हो, इन्वेस्ट करते हो और अपने ऊपर स्पेंड करते हो। तो ऐसा कौन सा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव तरीका है जो आप इम्प्लीमेंट करके उससे बेनिफिट लो। तो इसी सिलसिले में जैसे कि मैंने कहा कि सफ़र आपका स्टार्ट होता है आपकी इनकम से। तो इनकम अब बेसिकली अगर आप अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप एक सैलरीड पर्सन हैं, और इवन अगर बिज़नेस भी है तो बिज़नेस ये मतलब नहीं होता कि किसी का अगर बिज़नेस इनकम है तो वो सेविंग नहीं करता या इन्वेस्टमेंट नहीं करता या वो मतलब उसके लिए कोई एवेन्यू नहीं है, तो कोई लिमिटेशन नहीं होती। हाँ, मोस्टली क्योंकि बिज़नेस का जो इनकम की जो नौयत है और उसका जो फ्लो है वो डिफरेंट है एक सैलरीड इनकम। तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम एक बिज़नेस इंडिविजुअल को जो ये मैं बातें बता रहा हूँ वो थोड़ा-सा डिफरेंट लगेंगी। मतलब वही पॉसिबल है कि प्रैक्टिकल ना लगे क्योंकि आपकी इनकम अलग हिसाब से होती है। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आप की प्रायोरिटी बिज़नेस होती है, तो वहीं से अगर आपको रिटर्न मिल रहा होता है, तो आप जो भी आपके पास सरप्लस कैश या सरप्लस जो प्रॉफ़िट आ रहा होता है, सरप्लस फाइनेंस जो अवेलेबल होता है, वो आप अपने बिज़नेस में ही लगाते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ये स्टेप्स इस्तेमाल करके बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। और सैलरीड इंडिविजुअल के लिए तो ऑब्वियसली एक सेट इनकम आनी है महीने पे, तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ ना कुछ पोर्शन अपनी सैलरी का अपनी सेविंग में, इन्वेस्टमेंट्स में डालें। तो अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आप अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? इससे पहले मैं कुछ और भी बताना चाहूँ कि जब स्पेशली जब करियर स्टार्ट करते हैं लोग, और इसमें मैं खुद भी मेरे साथ भी शुरू-शुरू में ऐसा हुआ कि क्योंकि उस वक़्त कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, कोई फैमिली नहीं होती और घर से भी आपको इतना कोई प्रेशर नहीं होता शेयर करने का एक्सपेंसेस का। तो मोस्टली यंगस्टर्स जो हैं उस एज में क्या के पास नया-नया पैसा आता है। अब ज़ाहिर बात है कोई जॉब स्टार्ट करोगे 30, 40, 50 हज़ार उस एज में बहुत अच्छी अमाउंट लग रही होती है और दिल नहीं कर रहा होता। या एक साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से हम सेविंग नहीं कर पा रहे होते। हम कोशिश करते हैं कि स्पेंड करें, अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना-पीना खाएँ और
पिकनिकों पे जाएं और मोबाइल्स लें या इस तरह की कोई, क्योंकि नई नई फाइनेंशियल फ्रीडम आती है तो डिसिप्लिन होता नहीं है, तो हमेशा जितनी सैलरी है सारी की सारी खर्च ही कर देते। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है और ये मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप अपना सेविंग का जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट करें, और ताकि आपको फ़ायदे आगे जाके मतलब आगे 5 से 10 साल में उसके फ़ायदे नज़र आना शुरू हों। जितना लेट होता है बंदा, ऐसा नहीं है कि फ़ायदे नहीं होते, लेकिन थोड़ी-सी मुश्किलात होती हैं। अगर कल को अगर आपकी फैमिली स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद सेविंग करना थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्योंकि अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस आपके सर के ऊपर होते हैं और उनके बगैर आपकी फैमिली चल नहीं सकती। तो सबसे पहले क्या किया जाए? अब इसमें काफ़ी लोग दुनिया में इर्द-गिर्द एक कुछ इस तरह की एक रेशियोज़ या फिर फ़ॉर्मूलाज़ हैं जो लोग, या फिर एक सिस्टम है जो लोग फ़ॉलो करते हैं। 50-30-20 हो गया, जिसमें 50% आपकी जो इनकम का पोर्शन होता है वो नीड्स के लिए होता है, और जो बड़े नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए, और 30% सेविंग और 20% इन्वेस्टिंग के लिए, या वाइस वर्सा। इसी फार्मूले को लोग वो करते हैं, फॉलो करते हैं इस टाइप के। लेकिन कोई ऐसा ज़रूरी रूल नहीं है। आपके अपने एक्सपेंसेस, आप हम जिस मुल्क में रहते हैं हमारे एक्सपेंसेस डिफरेंट है, और हमारा हर घराना या हर बंदा एक इंडिविजुअल आपके जो है ना यूनिक सेट ऑफ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं और यूनिक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो आप कोई ना कोई रूल ऑफ थंब लेके चलो। बेहतर तो ये है कि आप अपनी सैलरी का कम से कम भी 20-25% इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए रखो, और सेविंग में सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी इमरजेंसी फ़ंड होनी चाहिए। अब इमरजेंसी फ़ंड क्या है? बेसिकली इमरजेंसी फ़ंड ये है कि आप अपने मंथली जो भी एक्सपेंसेस हैं, फिक्स एक्सपेंसेस, जिसके बगैर आप बेसिकली ज़िंदगी नहीं चल सकती, खाना पीना, रेंट शेंट या बिजली, जिसके बगैर आप बेसिकली आगे नहीं जा सकते, उसको आप कम से कम मल्टीप्लाई बाय 6 तो करें। 6 महीने का आपके पास बैकअप होना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता जॉब आप चली जाती है और आप नई जॉब ढूंढने के लिए जब आप निकलेंगे, तो आपकी ये बर्डन ना हो कि यार बस जैसी पहली कोई जॉब मिले, भले वो अच्छी पे हो ना हो, और आप वो करनी पड़े, तो आपके पास इतना कुशन हो ताकि आप कॉन्फिडेंटली एक अच्छी अपनी हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस और एजुकेशन के हिसाब से जॉब ढूंढ सकें, और फिर अपने जो इनकम का सिस्टम है स्टार्ट कर सकें। तो कम से कम 6 महीने, अगर 6 महीने नहीं भी होता तो 3 महीने तो कम से कम इमरजेंसी फंड इक्विवेलेंट रखें। एक दफ़ा जब आप ये इमरजेंसी फंड साइड में एक दफ़ा आपका सेव हो गया, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके बाद जब भी कोई डिसीजन लेना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट का, वो कितना आसान हो, क्योंकि आपको पता है आपके पास एक कुशन है। आप बिल्कुल ही रोड पे नहीं आ जाओगे। अगर कल को आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम रुक भी जाती है, तो आप सर्वाइव कर जाओगे। एक दफ़ा आपके ये सेविंग और ये इमरजेंसी फंड इस्टेब्लिश हो गया, अब उसके बाद आप मंथली फार्मूला बना सकते हैं। अगर तो अब आपकी सैलरी का आपकी जो मेन खर्चे हैं वो 40-50% ही हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस और नेसेसरी एक्सपेंसेस, तो गुड है। तो आप बाकी क्या, आपके पास बहुत बड़ा कुशन है। अब ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ या अपनी लाइफ एंजॉय ना करो, बिल्कुल ही बस या तो बस फिक्स खर्चे हैं या इन्वेस्टमेंट है, वो घर पे बैठो। इस तरह भी मुश्किल है, ये साइकोलॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर है कि आप अपनी जो इस टाइप के एक्सपेंसेस हैं दोस्तों के साथ, या जो आप एंजॉयमेंट के लिए या फ़न के लिए, उसके लिए भी आप एक अमाउंट सेट कर लें। वो सेट करने के बाद आप उसके अलावा जो भी पैसा आपके पास है वो आप सेविंग में डालें, इन्वेस्टमेंट में डालें। तो एक और सवाल भी बनता है यहाँ पे, जो यूजुअली लोग अगर आप किसी को ये बात बताओ कि इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो, तो एक रिबटल ये आता है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। कुछ मेरे फिक्स एक्सपेंसेस हैं जो मैं अवॉइड नहीं कर सकता, या फिर ऐसे भी होता है कि भाई सैलरी अभी इतनी नहीं होती कि भाई आप अपने फिक्स एक्सपेंसेस निकालो, तो कोई खातर ख्वाह आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, या वो मतलब बिल्कुल नेग्लिजेंट अमाउंट आपके पास होता है। तो ऐसे में ये भी रियलाइज़ करें कि सिर्फ सैलरी ही आपकी इनकम सोर्स नहीं हो सकती। आजकल ऑनलाइन भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं और लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फाइवर हो गया और अपवर्क हो गया, तो लोग उनको भी इस्तेमाल करते हैं और अपनी साइड में एक पैसिव इनकम, तो इसको नहीं कहेंगे पैसिव, देखिए बड़ा इसमें भी एक बड़ी डिबेट है
मेरी नज़र में देखें, पैसिव इनकम तो ये नहीं होती। पैसिव इनकम तो वो है जिसके लिए आपको टाइम ना देना पड़े। तो ये बेसिकली तो एक्टिव इनकम ही है, जो अपनी जॉब के साथ आप साइड में, अगर आपके पास घंटे 2 घंटे मिलते हैं आपको कहीं भी, तो बेहतर है कि आप ऐसी जगह यूटिलाइज़ करो जिससे आपको कोई इनकम मिले। तो अगर आपके पास आपकी जो मेन इनकम है उसमें थोड़ी-सी लिमिटेशन है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो 40-50, या आपके पास कोई और बर्डन भी है, हो सकता है कोई आप कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो घर पे, तो इट्स बेस्ट कि आप साइड में कोई ना कोई साइड हसल, कोई ना कोई फ्रीलांसिंग का काम भी पकड़ो। भले थोड़ा हो, कोई इसमें ये नहीं है कि बहुत ही आप मेजर कोई स्ट्राइड लें या बहुत ही बड़ी कोई अमाउंट हो, बस थोड़ा बहुत भी आपका सिस्टम चले, तो आप ये कर सकते हो कि अपनी मेन इनकम से आप अपनी जो मेन एक्सपेंसेस हैं वो पूरे करें। ये जो आपकी सरप्लस इनकम है, आप पूरी की पूरी आप इन्वेस्टमेंट में डाल लो, क्योंकि मुश्किल है आजकल की दुनिया में इसके बगैर। आई डोंट थिंक कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ लोग जो मैं देखता हूँ इसके बगैर सस्टेन नहीं कर पा रहे होते। सस्टेन क्या, अगर देखिए सिर्फ सस्टेन तो मकसद नहीं होता। मतलब अगर कोई भी बंदा हो, कोई भी इंसान हो, मैं भी हूँ, हम सबका गोल होता है कि यार हम एक सरप्लस क्रिएट करें अपने लिए, ताकि अपनी जो लाइफ गोल्स हैं, अगर कल को घूमना फिरने का हो, शौक हो, बड़े खर्चे भी आते हैं शादी के, और भी खर्चे, कोई ना कोई, गाड़ी गाड़ी खरीदनी हो, ये सारे जो है ना एक बड़े, मैं कहता हूँ यार, रियलिस्टिक और नॉर्मल गोल्स हैं, किसी सबके होते हैं ये। तो बाज़ औक़ात लोग सोचते हैं यार क्या खर्चा करना है, क्या करना है, छोड़ो यार, बस पैसे बचाते रहो। ये भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। एक बैलेंस अप्रोच रखना ज़रूरी है। आपके अपने जो गोल्स हैं या फिर आपकी अपनी जो ख्वाहिशात हों, उसको पूरा करने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर अल्टीमेटली इस पूरे प्लान का मकसद भी यही है, ताकि आप अपनी लाइफ आगे जाके एक अपने हिसाब से फ्रीडम के साथ जी सकें। तो दोस्तों, ये चीज़ें जब आप कवर कर लें और आपके पास आप देख रहे हो कि सरप्लस हो, तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है, इमरजेंसी फंड बन गया, अब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हो। तो अगर आपकी नॉलेज नहीं है तो शुरू में नॉलेज बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे एवेन्यूज़ को यूज़ करें जो सेफ़ हो। अब इसमें सेफ़ का मतलब बेसिकली रिस्क फ्री होता है, रिस्क फ्री का मतलब फिक्स्ड ही इनकम के ऑप्शंस होते हैं। अब देन अगेन ये ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आप कोई किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देना चाह रहे, वो आपके ऊपर है, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं। इवन इस्लामिक और उसमें भी इस्लामिक फंड्स में भी अब इस तरह के सेफ ऑप्शंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब तक आप नॉलेज गेन कर रहे हो फाइनेंशियल मार्केट्स की और ये इन्वेस्टमेंट्स की, ये किस तरीके से वर्क करती हैं और किस तरह से रिटर्न इसमें से लोगों को मिलता है। तो अब फिक्स इनकम में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, और नेशनल सेविंग्स है। आप देखें तो जिस तरह इंश्योरेंस, स्टेट लाइफ वगैरह, इधर भी लोग पैसे, उसके और भी बेनिफिट्स मैं आगे जाके बताऊंगा, और उसका एक रिटर्न भी मिल रहा होता है आपको। इसके अलावा बैंक में सेविंग अकाउंट भी होते हैं, टर्म सर्टिफिकेट्स भी बैंक की तरफ से मिलते हैं। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं इसमें, मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़ी सी भी स्टडी करो तो आपको इन्वेस्ट करना कोई इतना बड़ी बात नहीं, और बहुत ही कोई इसमें अमाउंट्स भी इस तरह की लाखों में नहीं चाहिए होती, हज़ारों में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में फिर स्टॉक फंड्स भी होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में, वो थोड़ा सा उनका प्रॉफिट ऊपर नीचे जा रहा होता है, वो भी अगर आप कोई इंक्लिनेशन है उस तरफ, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बस फ़र्क ये होता है कि आपका पैसा पूल हो रहा होता है और आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। म्यूचुअल फंड जो कमाता है उसका कुछ पोर्शन अपने पास रख के अपने यूनिट होल्डर्स में बाकी प्रॉफिट वो बांटता रहता है। फिर इस तरह मनी मार्केट फंड भी होते हैं, उसमें ऐसे फंड्स भी होते हैं कि बिल्कुल आपको फिक्स रिटर्न दे रहे होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप यहाँ से स्टार्ट ले सकते हो, सेफ खेलो शुरू में, लेकिन मकसद ये है कि आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। अब इसमें आपको डिफरेंट किस्म के गोल्स भी हो सकते हैं ना, मतलब हो सकता है कि आप कोई अपना फंड बनाना चाह रहे हो कि यार मुझे साल 2 साल बाद मुझे पाकिस्तान टूर करना है या मुझे कोई मुल्क घूमना है बाहर का, तो आप उसका भी वो कर सकते हो कि कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है और मुझे महीने में कितना पैसा डालना चाहिए कि वो जाके वो गोल पर मैं 2 साल बाद पूरा कर सकूँ। या एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट फंड भी हो सकता है कि भाई अभी इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, ये मैं
15, 20, 30 जब मैं रिटायरमेंट के करीब जाऊँगा तभी देखूँगा इसको विड्रॉ करने का, जब तक मैंने इसमें पैसे डालने हैं। और अगर आप फैमिली वाले हो तो बच्चों की एजुकेशन, शादियाँ, ये सारे खर्चे हमारे कल्चर में बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पेरेंट्स की होती है। तो ये सारे आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। रिलीजियस गोल्स भी हो सकते हैं, जैसे हज हो गया, मतलब ऑब्लिगेशंस हैं हज, सॉरी टू से कि गोल तो नहीं है। तो आपका उम्रे का भी हो सकता है कि भाई मैं हर 2-3 साल में एक उम्रा करूँ, तो उसकी सेविंग। तो ये सारी गोल्स जो है ना बड़े नॉर्मल और अच्छे गोल्स हैं, मतलब होने चाहिए लोगों को। जैसे मैंने शुरू में बोला कार परचेज, या हो सकता है आपका हो कि यार मैंने आगे जाके घर बनाना है, तो उसके लिए भी आपको कोई ना कोई अमाउंट तो साइड में रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो बड़ी इन्वेस्टमेंट है। प्लॉट भी कोई इस तरह तो होता नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई डेवलपिंग सोसाइटी में मिल जाए तो किस्तों में बंदा करता रहता है, फिर किस्तों के बाद आप ऑब्वियसली घर के लिए तो पैसे चाहिए होंगे। तो बेहतर है कि इस तरह की किसी फंड में डालें जिसमें आपको ऊपर एक इनकम भी जनरेट होती है ना। मतलब इट डजंट मेक सेंस कि आप ऐसी जगह पर उसको रखे रहो और जमा करते रहो, क्योंकि ओवर टाइम तो पैसा अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा है। हमारी तो करेंसी वैल्यू लूज़ कर, इवन डॉलर तक अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा है। सो इट्स बेटर कि आप किसी ऐसे फंड में डालें जिसमें एक आपको अच्छा रिस्क फ्री रिटर्न मिले, और ओवर टाइम वो कंपाउंड हो, और जब आपको ज़रूरत हो एक टाइमलाइन पे आपके पास पता हो गया है मेरे पास साइड में एक अच्छा पैसा पड़ा हुआ है जो मैं कल को इंशाल्लाह इस्तेमाल करूँगा। अब दोस्तों, फाइनेंशियल गोल्स आप किस तरह सेट कर सकते हो? जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दी चीज़ों की, तो लेकिन इसको बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रेक डाउन भी करो ना। मतलब एक टाइम फ्रेम, एक रोड मैप आपके सामने हो कि फॉर एग्जांपल भाई मुझे एक गाड़ी चाहिए साल 2 साल में, मुझे डाउन पेमेंट करनी है फॉर एग्जांपल 5 लाख 10 लाख जो भी है। तो या फिर इसी तरह से मैंने घर के एग्जांपल दिया कि मैंने 10 साल में या 15 साल में, या जब लेट्स सपोज़ मेरे बच्चे बड़े होंगे और इस 10-15 साल में फैमिली बढ़ानी होगी, तो एक घर होना चाहिए मेरे पास। तो गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोल्स ही आपको एक क्या कहेंगे कि भाई आपको अपने रोड मैप देंगे। विदाउट गोल्स तो आप इससे बेसिकली आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है ना। तो आप बेसिकली गोल्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म गोल आपका ऐसा हो सकता है कि भाई मुझे कार चाहिए, या मुझे कोई छुट्टियों पे घूमने के लिए जाना है साल 2 साल में, 3 साल में। और मीडियम टर्म ऑब्वियसली ये हो सकता है कि भाई कल को शादी होगी तो हनीमून पे जाना है, शादी का कोई खर्चा होगा बड़ा, ड्रेसेस लेने हैं, तो उसके लिए आप फंड अलग करो। क्योंकि इस तरह के जब आप देखें ना फाइनेंशियल गोल बनाएंगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगी, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। अगर कोई गोल नहीं होगा तो फिर होगा ये कि जो खर्चे सर पे आ रहे हैं आप उस पर खर्च करना शुरू कर दोगे, या भाई पैसे तो पड़े होते हैं ना तो यार खर्च ही हो जाते हैं। टिपिकली आप देखेंगे कि बहुत मुश्किल है कि अगर आपका कोई गोल नहीं है, आपने फंड साइड में जमा कर रहे हो, तो 2-3 लाख रुपए जमा हो गए, यार मोबाइल एक अच्छा आ रहा है मार्केट में और उठा लेते हो बस। या फिर कोई भी नेक्स्ट अच्छी मोटरसाइकिल आ गई, कुछ जो आपको शायद उसको ज़रूरत ना हो, आप वो पैसा वहाँ लगा दोगे। गोल होगा तो हाँ यार ये पैसे मैं एक मकसद के लिए रखा हूँ, तो जब वो मकसद आएगा तो तभी मैं ये पैसे निकालूँगा। तो इट्स बेटर कि आप स्पेसिफिक गोल्स राइट डाउन करें और उनको परस्यू करें। अब स्ट्रिक्टली नहीं है, मतलब अल्लाह ना करे कभी आपको पैसे निकालने पड़े किसी और चीज़ के लिए, लेकिन कम से कम आपके पास एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ें रख के, माइंड में रख के, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप उसके हिसाब से बजट बनाएं, उसके हिसाब से फिर अपने फंड्स और रिसोर्सेज एलोकेट करें और कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करें। ट्राई, मतलब कोशिश करें कि कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करें। एक आध महीना हो सकता है कि कोई भी आप ऊपर नीचे को पैसा आपके खर्च हो गए, कोई भी किसी भी वजह से, तो डिसहार्टन ना हो और अपने गोल्स को की जो साइड है वो लूज़ ना करें, उसी पे कंटिन्यू करें। बम्स आते हैं रोड में ना, वो हो सकता है कि कल को कोई ना, आप साल 1.5 साल सही जा रहे हो, जॉब चली गई किसी भी वजह से, प्राइवेट सेक्टर में बड़ा आम है। और या अगर बिजनेस भी है तो कोई इनकम, यार इनकम का लेवल थोड़ा ऊपर नहीं चाहिए अभी, फंड्स रेडीली अवेलेबल नहीं है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास अपना वो सिस्टम सेट हो जाए, आप वापस अपने जो है ऑब्जेक्टिव्स की तरफ कदम उठाना शुरू कर दो।
अब इन्वेस्ट करने के भी तरीक़ेकार हैं। अब मंथली जिसको आप एक सर्टेन अमाउंट अलग-अलग किस्म के फंड्स के लिए रख सकते हैं। अगर आपका इमरजेंसी फंड फुलफ़िल हो गया है, तो अब आपके पास जो भी पैसा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास महीने के 20,000 रुपए बचे हैं, तो 20,000 में मैं जो ये एडवाइस करूँगा आपको, वो ये करूँगा कि कुछ फंड्स आप अपने मतलब अपने फंड्स जो सरप्लस फंड है, उसका 50 to 60% आप, बल्कि 60% तो सेफ और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स में रखो। बाकी जो 40% है, 10 to 20% आप थोड़ा-सा स्टॉक्स और इस तरफ रख सकते हो। और उसके बाद जब ये 2 चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो फिर एक रियल एस्टेट का भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, तो उस तरफ भी जा सकते हो। हालाँकि 20,000 रुपए में मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा इस तरफ आपका रुझान है, तो इसमें ये चीज़ भी है, ज़रूरी नहीं है कि आप जिधर आपका अगर कि भाई स्टॉक्स और यही चीज़ है ना, तो लोग रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड भी खरीद लेते हैं। लेकिन बात ये होती है कि आपकी फिर वही बात है, गोल्स क्या हैं। अगर आपके गोल किसी इन्वेस्टमेंट से फुलफिल ही नहीं हो रहे, तो आप ऑब्वियसली कुछ अर्से बाद दिल हार जाओगे, बोलोगे यार अब इतने तो जमा तो हो गए, अब क्या करें, पैसे मिल रहे हैं, बेच देते हैं। तो बेहतर यही कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव सामने रखें। उसके बाद हाँ, अगर आप कहते हैं कि यार सही है, मैं रिस्क फ्री में भी रख रहा हूँ, स्टॉक्स भी रख रहा हूँ, लेकिन मुझे रियल एस्टेट बहुत अच्छा लगता है, पर्सनल प्रेफरेंस भी होती है, तो आप रियल एस्टेट भी आप उसमें ऐड कर दें। और हो सकता है कि 50-60% आपका रियल एस्टेट की तरफ जा रहा हो, बाकी आपके दूसरी इन्वेस्टमेंट्स में जा रहा हो। तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब चीज़ें रिटर्न देती हैं ओवर लॉन्ग टाइम। असल चीज़ यही है कि भाई शॉर्ट टर्म को नहीं देखना, लॉन्ग, ये चीज़ें सारी जो है लॉन्ग टर्म में हमारे जैसे एक डेवलपिंग मुल्क में रिटर्न दे जाती है। हाँ, वेरी करता है, किसी का अच्छा रिटर्न है 11-12% स्टॉक से, वो हिस्टोरिकली 10 से 12% के बीच में हमें रिटर्न देती रही है, और बाकियों का थोड़ा कम है। किसी टाइम पे ये भी होता है, वो फिर इसमें पे बहुत एलिमेंट्स आते हैं, मतलब लक भी होती है। अब मैं ये कहूँ कि नहीं यार आपको 11% ही मिलेगा, हो सकता है आप ऐसे टाइम पे एंट्री करो, अब जिस टाइम पे मार्केट डाउन हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो या स्टॉक एक्सचेंज हो, और आपको इतनी फिनोमिनल ग्रोथ बहुत जल्दी भी मिल सकती है। लेकिन इस चीज़ को देखें, बाज़ औक़ात हम गलती करते हैं। हम इस तरह देखते हैं कि यार बस यार ये इतने पैसे मिल जाएँ तो हमारे वो जो है बस ऑब्जेक्टिव पूरा, टारगेट पूरा, बस ख़त्म। देखिए, ये सेविंग, इन्वेस्टिंग और ये लाइफ़ लॉन्ग जर्नी है। मतलब ये कोई एक मैच नहीं है कि 20-20 ओवर का बस खेला, जीत गए और बस ख़त्म। तो सोचेंगे कि आप 60, 65, 70 साल तक, जब तक अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी हुई है, जब तक ये सिस्टम आप पे चलता रहेगा और आपको रिटर्न देता रहेगा, और इवेंचुअली यही आप पास करोगे अपने अपने बच्चों को। तो इसका कोई एंड गेम नहीं है। इसका एंड ये थ्रू आउट योर लाइफ आपने यही सोच के करना है कि हाँ यार, ये चीज़ मैंने कंसिस्टेंटली करनी है, और इसका फिर फ्रूट आपको मिलता है 20 साल 25 साल बाद, जब आप सही की कंपाउंडिंग जो है ना, आपको जब रिजल्ट दे रही होती है, तो एक अलग मज़ा आ रहा होगा उस एज में, जिस एज में आप ऑब्वियसली ज़्यादा काम नहीं कर सकते, भाग दौड़ नहीं कर सकते। 45-50, ऑब्वियसली 45 प्लस 50 प्लस जब आप जाएंगे, तो बाद में बहुत लिमिटेशन होती है, प्लस हेल्थ के भी इश्यूज आते हैं, उधर भी आपकी ध्यान देना होता है। तो जो भी आपने बोया होगा अपनी यूथ में 25 से लेके 30-35 साल तक, वो आपको उसका फल मिल रहा होगा। तो जैसा मैंने कहा दोस्तों, प्रेफरेंस आपकी कोई भी हो सकती है, रियल एस्टेट प्लस स्टॉक्स और ये फिक्स वाले की, लेकिन एक चीज़ का तो आपने ख्याल करना कि एक ही जगह सारे पैसे नहीं डालने। जित डाइवर्सिफिकेशन सबसे बड़ा मेन आपका गोल होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि जितने भी बड़े फंड्स और बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो सब इसी तरीके से अपने आप को सेफ लेके चलते हैं और ओवर लॉन्ग टर्म एक अच्छे रिजल्ट है। आप सोचें, अगर आपने सिर्फ रियल एस्टेट में डाल दिए और मार्केट डाउन हो गई, तो आप तो बिल्कुल ही फंस जाओगे, रुल जाओगे बल्कि, क्योंकि मार्केट डाउन है तो मार्केट डाउन का कोई पता नहीं होता। 2 साल, 3 साल, 4 साल, पाकिस्तान में 5-6 साल भी मार्केटें डाउन रहेंगे, तो आप तो बिल्कुल टेंशन में आ जाओगे। फिर बड़ा
एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन होगी कि फिर आप शायद लॉस में चीज़ों को निकाल रहा हूँ अपना अपनी नहीं जो बाकी गोल्स को फुलफ़िल करने की। तो ऐसी सिचुएशन में ना फँसने के लिए ज़रूरी है कि आप डाइवर्सिफ़िकेशन करें। जितना डाइवर्सिफ़ाई रहोगे उतना ही आपके लिए बेहतर रिज़ल्ट आने का चांस है। इधर-उधर आप देख के ये बोलोगे ज़रूर, कुछ आपको एग्ज़ाम्पल्स मिलेगी कि यार कोई बंदा क्रिप्टो में इतना ऊपर चला गया है, कोई गोल्ड ले लिया था वो उतना ऊपर चला गया, किसी ने स्टॉक्स में 6 महीने में डबल कर लिए पैसे। तो साइड ट्रैक ना हो, एक अच्छा प्लान बनाएँ और उसी को लेके चलें। और डाइवर्सिफ़िकेशन आपकी जो है ना एक बहुत बड़ी की है आपके लिए, आपको सेव भी रखने का और आपको अच्छे रिटर्न देने का। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें जब आप कवर कर लो तो एक और एस्पेक्ट आता है, वो है आपकी हेल्थ, आपकी जो आप में कोई एसेट्स हैं उसको सेफगार्ड करने। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो है इंश्योरेंस और इंश्योरेंस रिलेटेड। अब ये भी अगेन आपके ऊपर है कि आप तकाफुल भी ले सकते हैं, इस्लामिक भी है, नॉन इस्लामिक भी है। ये सारी चीज़ें हैं इन द मिडल ना। अगेन मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स आपको बता रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप लेना चाहते हैं, आप कौन सी आपकी प्रेफ़रेंस अगर डिफरेंट है तो ये इट्स अप टू यू। तो इंश्योरेंस में ये है अगर खुदा ना ख़ास्ता देखिए ना, अब ये सारी सेविंग कर ली, आपके पास अच्छी कंपाउंडिंग हो रही है 5 साल, 6 साल, 8 साल, आपका फ़ंड भी बढ़ रहा है ओवर टाइम, आपकी वेल्थ बढ़ रही है। और अगर ऐसे में कोई आपको कोई ऐसा हेल्थ केयर हो जिसका आपको इलाज कराना हो और बिल्कुल उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे में इंश्योरेंस आपकी बहुत बड़ी सेफ्टी नेट है। एक तो आपको अपनी मेन इन्वेस्टमेंट छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इन प्रोडक्ट्स में बेसिकली ये सब खर्चे, बहुत से खर्चे कवर हो रहा होता है। हो सकता है 100% ना हो, लेकिन एक अच्छे लेवल ऑफ एक्सपेंसेस आपकी मीट हो जाएंगे। और कोई अगर आपकी एज कम है तो उसमें तो और बेहतर तरीके से कवरेज मिल जाती है। एक अच्छा आपको, क्योंकि प्रीमियम कम देना पड़ता है और कवरेज अच्छी होती है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी, व्हीकल, गाड़ी वगैरह ये सब जो आपने बनाई है, इनकी भी तो प्रोटेक्शन लाजमी है। सोचें आपने यार पैसे जोड़ के 40-50, अब तो गाड़ी ऑल्टो जैसी गाड़ी भी 30 लाख की आ रही है, तो जो सबसे सस्ती गाड़ी है आज के दौर में, तो कुछ हज़ार रुपए दे के अच्छी आइडिया नहीं है कि आप अपने 30-35 लाख का एसेट सेव कर लो, जो कि लगते हैं अजीब, मतलब लोगों को एक ऑब्वियसली एक अजीब सा फीलिंग होता है यार, कौन दे, क्या होता है, कुछ नहीं होता, लोग ऐसे ही चलते रहते हैं। और जब पड़ जाती है तो आप देखिए कितना बड़ा नुकसान है। सोचें आपकी इतनी मेहनत की कमाई यूँ ही ख़त्म, चोरी हो गई खुदा ना खास्ता या ठुक गई, तो इतना बड़ा खर्चा आपको एकदम से करना पड़ेगा और आपके सारे प्लान हिल जाते हैं। तो मेरी नज़र में तो ये है कि ये प्रोडक्ट्स हैं और उनका आप अगर फ़ायदा उठा सकते हैं तो क्यों ना उठाया जाए। मतलब इस तरह की पॉलिसीज़ हैं फैमिली की और उसकी, जिसमें आपको महीने का सिर्फ 2000 का खर्चा होता है। 2000 प्रीमियम देना होता है, साल का 24-25 हज़ार। लेकिन उससे जो आपको सेफ्टी मिलती है वो ठीक ठाक ज़्यादा अमाउंट की मिलती है। और वो वैसे भी ये पैसे तो आपको 20 साल बाद, 15 साल बाद जो उसकी पॉलिसी की जो ड्यूरेशन होती है उसका मिल जाते हैं, बस प्रॉफिट ही मिलते हैं, अच्छा वो हो जाता है। जैसे स्टेट लाइफ में अगर आप 25,000 सालाना की भी ले रहे हो पॉलिसी, तो आई थिंक 20 साल बाद जब आप 5 लाख जमा कराते हो और आपको 20 लाख रुपए दे देते हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, ऊपर से वो आपको रिटर्न भी दे रही हो। सो आप थोड़ी देर के लिए सोचें कितना इसका फ़ायदा है। और प्लस सबसे बड़ा तो मैंने आपको बताया, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा खर्चा सर पे आ गया तो आपको ऑब्वियसली अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है उनको लिक्विडेट करना पड़ेगा उस खर्चे को पूरा करने के लिए। तो ऐसी जगह पे इंश्योरेंस आपको बहुत काम आ सकती है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें करने के बाद अ, अगर आप देखें, अब आप फुल, अभी तक जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि आपकी इनकम से स्टार्ट हुआ, आपने इमरजेंसी फ़ंड अपना बनाया, एस्टेब्लिश किया। उसके बाद आप आ गए इन्वेस्टमेंट और सेविंग में। अब इन्वेस्टमेंट और सेविंग में ये डिफरेंट किस्म ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता ही, म्यूचुअल फंड्स हैं, फिक्स वाली भी है, नेशनल सेविंग भी, और साथ में इंश्योरेंस भी आ गई ताकि आपकी जो एसेट्स या वेल्थ बनी हुई है उसको कोई ना कोई कवरेज भी मिल जाएगी। और हेल्थ जो सबसे ज़रूरी है वो तो है ही, इसमें कवर होता है। तो अब लास्टली जो चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है वो टैक्सेस और जो एक्सपेंसेस हैं,
जो कमीशंस या फाइनेंशियल कॉस्ट या ब्रोकरेज जो आप इस पे पे करते हो, उसको भी उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर इवन जो अकाउंट्स और फाइनेंस के भी लोग हैं, वो भी इस चीज़ को ग्रास्प नहीं कर पाते शुरू में कि 1% 2% जो आपके जैसे म्यूचुअल फंड में एसेट अंडर मैनेजमेंट की जो फ़ी होती है, जो उनकी मैनेजमेंट फ़ी होती है, वो आपको कितना ज़्यादा आपके प्रॉफिट खा सकती है। तो 1% और 2% इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन जब आप इन कैश करा रहे होगे 5 साल 10 साल बाद, तो आपको पता चलेगा कि यार इस तो लाखों रुपए का फ़र्क पड़ जाता है आपके प्रॉफिट में। और उस वक़्त फिर आप कहते हो यार ये क्या हो गया, इतना आपने वेट किया होता है, इतने आपने सब्र से चीज़ें की होती हैं और आपके इन एक्सपेंसेस में पैसे जा रहे होते हैं। फिर सेकेंडली टैक्सेस, 15% तो टैक्स है आपकी जो प्रॉफिट जो आप फिक्स इनकम के थ्रू, जो आप डेट के थ्रू कमाते हो, 15% स्ट्रेट उसमें टैक्स है। अब आप सोचेंगे कि यार मैंने 5 लाख डाला हुआ है, मेरे फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बन जाएगा इतने सालों में। अब 10 लाख पे 1.5 लाख रुपए तो आपका टैक्स कट जाएगा, तो 8.5 लाख रुपए आपकी जेब में आएंगे। तो उस टाइम पे जब आपको ये पता चलता है और आपकी प्लानिंग ये ठीक ठाक ख़राब कर सकता है, ठीक ठाक। मतलब सोचा आपने सोचा होगा यार कि यार 10 लाख का प्रॉफिट मैं किसी एक एक्सवाइज़ेड जगह पे लगाऊंगा, कोई चीज़ खरीदूंगा, कोई चीज़ बनाऊंगा अपने लिए, और उसमें से आपके 1.5 लाख रुपए उड़ गए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्टडी करें टैक्स स्ट्रक्चर को और जानिए कि क्या कौन सी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती है। और ये जो और फीस जो ब्रोकरेज से रिलेटेड या मैनेजमेंट फ़ीस होती हैं, इसको आपको बिल्कुल जो है ना स्टडी करना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मेरा कहने का मकसद यही है कि जब आप इतना टाइम और पैसा लगाएँगे, तो और ये चीज़ आपको ना पता हो, तो ये आपको ठीक-ठाक तंग करेंगी। और ये एक अच्छे प्रॉफ़िट एक एडिशनल प्रॉफ़िट और एक्सपेंडिचर में जो आपका जो एक कम प्रॉफ़िट में जो है ना, ठीक-ठाक फ़र्क पड़ सकता है। अब ये सारी चीज़ें सुन के थोड़ा-सा ये भी है दोस्तों, मुश्किल लगता है, नो डाउट, और है भी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि पैसा की जो इश्यूज़ होते हैं ना यार, वो लॉजिकल नहीं साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं। लॉजिकली तो आप बोलोगे हाँ यार, 1 + 1 2 हो रहा है, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, मैथ्स आपको बता रही है, सीधी-सीधी मैथ्स है कि यार मेरा बड़ा फ़ायदा है। लेकिन साइकोलॉजिकली जेब से पैसा निकालना और कहीं इन्वेस्ट करना और अपनी जो एक नीड या वांट्स है अपनी, उसको टाइम कुछ अरसे के लिए कुर्बान करना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इशू होता है और बड़ा मुश्किल होता है भाई। ऐसे नहीं है कि आप देखें ना, इम्पल्सिवली लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं लाखों वगैरह की, तो ये कोई आप लोगों को लगता है कि यार बहुत दफ़ा बातों का हम कहते हैं कितना बेवकूफ़ है। भाई ऐसा नहीं है। रियलिस्टिकली बहुत मुश्किल होता है पैसे को साइड में करना, इन्वेस्ट करना, सेव करना और अपनी इम्पल्सेस को रोकना, अपनी जो नफ्स पे काबू करना उस टाइम पे कि यार ये चीज़ मिल रही है, 2000 4000 की चीज़ है, 8000 10,000 की चीज़ है, ले लेते हैं, कुछ भी नहीं होता, अभी देख लेंगे ना। तो पैसा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ज़्यादा बड़ा है, पैसा इन्वेस्ट करना, सेव करना, इन्वेस्ट करना। मैं किस तरह समझाऊँ बहुत, क्योंकि शुरू-शुरू में बंदा बोलता है यार अरे यार कोई भी मसला नहीं है, मैं कर लूँगा। जब बहुत से लोग तो थोड़ा-सा टेंशन में आके कहते हैं इस तरफ इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं देते, कहते हैं देख लेंगे यार बाद में। तो बहुत सी हैबिट्स वगैरह आपको अपनी कंट्रोल करनी पड़ेंगी अगर आपको एक लेटर अपनी लाइफ में एक सक्सेस चाहिए, एक अच्छी रिटर्न चाहिए, तो ये चीज़ें आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी। और नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप प्रॉब्लम में आएँगे। कुछ ये भी है इसमें, और एक और भी इशू आता है कि जैसे-जैसे आप, क्योंकि टाइम के साथ आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपकी इनकम भी बढ़ती है, तो लोग क्या करते हैं कि अपना लाइफ़स्टाइल भी उसी तरह अपग्रेड कर रहे होते हैं। फिर इवेंचुअली आपके पास फंड नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, तो इसको अवॉइड करें। आपकी जेब में पैसे आएँगे, आपकी इम्पल्स कहेगी, आपका दिल कहेगा यार थोड़ा बहुत तो खर्च कर लो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाख 1.5 लाख रुपए आ गए हैं, अब आते हैं महीने के, कुछ नहीं होता। थोड़ा-सा जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दो अपनी सेविंग और इन्वेस्ट, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, इतने पैसे आ रहे हैं, ज़िंदगी चल रही है। ये वो टाइम होता है कि आप अपने आप को रोकते हो, अपना माइंडसेट, अपने गोल्स को सामने रखते हुए आप अपना स्टेप्स लेते हो और अपने रास्ते से नहीं हटते। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने का ये तरीका भी है कि आप अपना मंथली रिव्यू रखो और अपने जो गोल्स हैं, आप
अपने गोल्स को, जैसे मैंने बोला ना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इसको इस तरह आप जब सेट करोगे तो आप क्वार्टरली और ईयरली रिव्यूज़ भी रखो, मंथली रिव्यू रखो बल्कि, क्योंकि साल में तो आप बहुत ज़्यादा ऑफ ट्रैक हो सकते हो कि हाँ यार, मैंने ये कमाया, मैंने ये खर्च कर लिया है, ठीक है, मैंने कुछ सेव या इन्वेस्ट किया साइड में। तो उस रिव्यू में ये होगा कि हाँ, अगर कहीं आप फॉल बिहाइंड कर रहे हो तो आप उसको कवर कर सकते हो। और रिव्यू से ये भी है कि अगर कहीं बेहतरी आ सके तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये कुछ स्टेप्स आप ले सकते हो। मतलब अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपके 60-70 हज़ार की उसकी सैलरी है और उसमें आप फिक्स के बाद आप 10,000 रुपये बचाते हो, अब ये होगी लाख रुपए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करेंगे कि 90,000 खर्च करेंगे तो वही 10,000 करेंगे। हालांकि ये वो टाइम है कि आप अगर चलो 70 से लाख में पहुंच गए हो, मैं ये नहीं कहता कि अब आप 70 ही पे ही रहो अपने लाइफ स्टाइल, 70 से आप 80,000 रुपये पे आ जाओ, लेकिन 20,000 सेव कर लो, क्योंकि ये वो टाइम है। और अब क्योंकि अब आपकी ग्रोथ हो रही है, तो इस तरह के स्टेप्स आप लोगे तो आप अपनी जो वेल्थ की ग्रोथ है उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सपेंशन देखोगे, और बहुत जल्दी कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है ना, वो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि सोचे 10,000 से जब आप 20,000 पे जाओगे तो 6-8 महीने बाद जो आपको, मतलब 20,000 जो 5 महीने बाद लाख रुपए बचाओगे, 10,000 पे आप 10 महीने में बचा रहे थे, यानी ऑलमोस्ट साल में आप लाख रुपए बचा रहे हो। तो जब आप साल में उसके डबल बचा रहे होगे तो आपकी जो साल के बाद जो माइंडसेट होगा, जो आपका एक फीलिंग होगी ना, डिफरेंट होगी। तो ये चीज़ें ख्याल में रखें कि जैसी आपकी इनकम बढ़ना शुरू करे, आप लाइफस्टाइल को उस स्पीड से ना अपग्रेड करें, थोड़ा सा बफर रखें बीच में, और जो सरप्लस अमाउंट है वो इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहता था आपसे, तो ताकि एक ही वीडियो में इसमें डालने का इसका मकसद भी यही था कि आप आराम से एक चीज़ को, ओवरऑल पिक्चर को ग्रास्प कर सको और अपने आप को उसी हिसाब से लेके चलो। क्योंकि कुछ टॉपिक्स आगे पीछे हो जाते हैं तो बंदे का बिग पिक्चर मिस कर सकता है। तो आई होप आपको ये एक बड़ी पिक्चर मिली होगी। और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में करें, मैं इंशाल्लाह फुल कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।